Welcome back to our channel. Welcome back. Today we are going to discuss about some methods in solving numericals in current electricity. In one of the previous lectures I have given you information about Kirchhoff's law. Now we are going to study how are they practically used. How are we going to use Kirchhoff's law in practice? But before that I am going to give you some shortcut tricks. The first method is called current distribution method. Current distribution method. आता ह्या ज्या मेथड आहेत ह्या स्पेशल केसमध्ये आपण वापरतो. फॉर एक्झाम्पल दिस इज अ रेजिस्टर and another resistor is connected in parallel with it. These are two parallel resistors and a cell or a battery is connected across it, and I am expected to find out the current through these two resistors. ह्या दोन रेजिस्टर्स मधला करंट मला फाइंड आउट करायचा आहे. तर टोटल करंट आपण इकडून ह्या सेलनं सेंड केलेला करंट घेऊ आपण I1 will be through this resistor and I2 will be through this resistor, R1 and R2. First thing you have to note, these two resistors are parallel to each other. That means potential difference across the first resistor and potential difference across the second resistor is same. So my first condition will be V1 is equal to V2. That means I1 R1 is equal to I2 R2, or I can take I1 upon I2 is equal to R2 upon R1. I1 upon I2 is equal to R2 upon R1. उलट घ्यायचं आहे. I1 चा I2 शी रेशो घेताना रेजिस्टन्सच्या रेशोचा उलट घ्यायचा, रेसिप्रोकल घ्यायचा आहे, R2 upon R1 हे लक्षात ठेवा. आता करंटचं डिस्ट्रीब्युशन करायचं आहे मला. तर टोटल करंट I दोघांमध्ये डिवाइड होणार आहे. तर Iचं डिव्हिजन होणार आहे. I will be divided in the ratio R2 is to R1. So I1 will be R2 upon, ह्या टोटल दोघांचं ॲडिशन करा, R1 प्लस R2 इंटू I घ्या, हा I1 मिळेल तुम्हाला. आणि I2 घेताना R1 अपॉन, कारण हा I1चा फॅक्टर आहे, हा I2चा फॅक्टर आहे, हे नोट करा. तर ह्याला R2 अपॉन R1 प्लस R2 घ्यायचं आहे आणि इथे R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I घ्यायचं. या पद्धतीनं तुम्हाला करंटचं डिस्ट्रीब्युशन करता येतं. या मेथडला नाव दिलेलं असतं करंट डिस्ट्रीब्युशन मेथड. नावात काही नसतं, बेसिक प्रिन्सिपल सेम आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स सेम आहे, ही गोष्ट लक्षात घ्या. आता टोटल करंट I कसा काढायचा आहे, तर I इज इक्वल टू EMF E, या सेलचा EMF E आहे, आणि ह्या पूर्ण सर्किटचा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स घेताना हे दोघे एकमेकाला पॅरलल येतील. तर RP इज इक्वल टू दोघांचा पॅरलल रेजिस्टन्स R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तर E अपॉन RP घ्या, किंवा इथे E अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 असा आधी टोटल करंट फाइंड आउट करा आणि मग त्याचं डिस्ट्रीब्युशन या पद्धतीनं करू शकता. दिस मेथड इज कॉल्ड करंट डिस्ट्रीब्युशन मेथड. ओके, आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दिस. राईट, नोट दिस. ही मेथड तुम्ही नोट करून घ्या. एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, मैं सर्किट का प्रॉब्लम अलग अलग मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊंगा. अक्सर जो बाकी के मेथड्स मैं आपको बताऊंगा वो हम लोग इंजीनियरिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ट्रिक आपको बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, आपको MCQ सॉल्व करने के लिए काम में आ जाएगा. तो देखिए, ये एक सेल है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस है, उसके अलावा एक रेजिस्टेंस है. पूरा सर्किट ऑलरेडी हमने ये सर्किट ड्रॉ किया हुआ है. ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किसी भी बुक में आपको यही प्रॉब्लम मिलेगा, और उसको सॉल्व कैसे करने का, और उसको कॉम्प्लेक्स भी बनाया तो कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता सकता हूँ. तो ये सेल है, इसका EMF E1 है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये E2 है, ये R2 है, और ये रेजिस्टेंस R3 है. अब मुझसे पूछा जाएगा कि ये तीनों ब्रांचेस में, अलग अलग ब्रांचेस में करंट फाइंड आउट करो. तो मैं पहले इसको KCL एंड KVL यूज़ करके सॉल्व कैसे करने का वो मेथड आपको बताऊंगा.
अब आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगेगा कि मैंने कोई वैल्यू लिया नहीं है। वैल्यू होने के बाद ये क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है, लेकिन मैं अभी आपको इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो यहाँ ये सेल करंट इस दिशा में सेंड करता है, ऐसा हम लोग मानेंगे। ये करंट होगा I1 और ये करंट क्लॉकवाइज सेंड करता है, ऐसा मानूंगा मैं। और ये करंट दे दूंगा मैं, इसकी वैल्यू दे दूंगा I2। और इस जंक्शन पे यहाँ से ऊपर से I1 करंट आ रहा है जंक्शन की तरफ, और इस जंक्शन पे I2 करंट आ रहा है, और यहाँ ये दोनों मिलके I1 प्लस I2 होंगे। मुझे दो चीज़ें पूछी जाएंगी, एक तो करंट्स फाइंड आउट करो। तो मेरा पहला उद्देश्य है करंट्स थ्रू ब्रांचेस, करंट्स थ्रू ब्रांचेस ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है मेरा। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है ये दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो ये दो सेल के अक्रॉस हमने कनेक्ट किया है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, वोल्टेज अक्रॉस R3 फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको इसको किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करके बताऊंगा। मैं इसको नाम देता हूँ ABCDE और F, इस तरीके से मैंने इसको नाम दिए हैं। अब मैं कोई भी दो अननोन से I1 और I2, क्योंकि I1 I2 मिल गया तो ये करंट मुझे मिल जाएगा। तो मैं कोई भी दो लूप ट्रेस कर सकता हूँ। यहाँ मैं छोटे लूप ट्रेस कर रहा हूँ, ट्रेसिंग ऊपर वाला लूप मैं ट्रेस कर रहा हूँ ABCFA, ABCFA। तो यहाँ पहले जाता हूँ मैं, तो सामने मुझे बैटरी सेल आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको मैं E1 लिखूंगा। इसके बाद ये रेजिस्टेंस आता है, करंट मेरे अपोजिट है, यहाँ लिखूंगा मैं -I1 R1। और आगे चला हूँ यहाँ पे, तो ये करंट फिर मेरे अगेंस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे -I1 प्लस I2, ये दोनों करंट, और रेजिस्टेंस R3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ अगर ये फर्स्ट लूप ट्रेस कर लिया है, ये इक्वेशन, ये टर्म्स उस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे हम। तो यहाँ हमें मिलेगा I1 R1 प्लस I1 R3 उस तरफ चला जाएगा, प्लस I2 R3 इज इक्वल टू 0। इसमें से मैं I1 कॉमन ले लूँ, तो R1 प्लस R3 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू E1। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया है। देखिए -I1 R1 उस तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव होगा, ये दोनों माइनस टर्म उस तरफ चला जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में E1 रहेगा। मैंने साइड्स चेंज कर लिया है। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन के लिए मैं ये छोटा दूसरा लूप ट्रेस करूंगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं ट्रेसिंग द लूप, ट्रेसिंग द लूप। अब देखिए ये लूप मैं ट्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं FCDEF जहाँ से शुरू कर रहा हूँ वहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो I1 प्लस I2 इंटू R3। अब मेरी और इसकी डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन सेम है। फिर मैं यहाँ वापस आ जाऊँगा, तो यहाँ फिर से करंट की डायरेक्शन सेम है। I2 R2 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। ये निगेटिव टर्मिनल आगे है, तो मैं इसको इस तरीके से ले लूँ। तो अब यहाँ पे I1 R3 प्लस I2 इंटू R2 प्लस R3 कॉमन I2 कॉमन निकालने के बाद R2 प्लस I3 इज इक्वल टू E2। ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। आई हैव री रिटन दीज टू इक्वेशंस। अब मैं I1 और I2 फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो I1 और I2 फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों इक्वेशंस के वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सॉल्विंग, ये इक्वेशंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सॉल्व करने के लिए पहले मैं I1 फाइंड आउट करने के लिए I2 को एलिमिनेट करूँगा। तो इस इक्वेशन को ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेगा और ये कोएफिशिएंट उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा। तो मुझे मिलेगा I1 इंटू R1 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R3, ये कोएफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस I2 इंटू R2 प्लस R3 इंटू R3
इज इक्वल टू यहाँ मुझे मिल रहा है E1 इंटू R2 प्लस R3। ये कोइफिशिएंट जो है ये फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा है, I2 को कोइफिशिएंट्स इक्वल लाने के लिए मैंने ये काम किया है। अब ये R3 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो मुझे अगला इक्वेशन मिलेगा I1 R3 स्क्वेयर प्लस I2 इंटू R2 प्लस R3 इंटू R3 इज इक्वल टू E2 इंटू R3 होगा। अब इन दो इक्वेशंस को हम माइनस करेंगे, तो इनको माइनस करने के बाद ये टर्म माइनस होगी, ये भी टर्म माइनस होगी और ये भी टर्म माइनस होगी। और अब ये कॉमन टर्म्स जो है जो मुझे एलिमिनेट करना था वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे I1 कॉमन होगा और यहाँ मिलेगा R1 R2 प्लस R1 R3, ये R1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, प्लस R2 R3 प्लस R3 स्क्वेयर, ये R3 ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ का माइनस R3 स्क्वेयर होगा, माइनस R3 स्क्वेयर होगा। और यहाँ हमें मिलेगा E1 R1 प्लस E1 R3, ये ब्रैकेट मैं ओपन कर रहा हूँ, माइनस E2 R3, तो ये प्लस R3 स्क्वेयर और माइनस R3 स्क्वेयर कैंसिल होगा और I1 की वैल्यू मुझे मिलेगी E1 R1 प्लस E1 R3 माइनस E2 R3 डिवाइडेड बाय ये पूरी टर्म इस तरफ डिवीजन में आ जाएगी R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। हर एक यहाँ कॉम्बिनेशन है हर दो रेजिस्टेंस का, R1 का R2 के साथ है, R1 का R3 के साथ है और R2 का R3 के साथ है। इस तरीके से ये मुझे I1 मिल गया है, तो मैं यहाँ एक तरफ I1 लिख लूँगा, तो I1 आ जाएगा E1 R1 प्लस E1 R3 प्लस E1 R3 माइनस E2 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस मैं R2 R3 पहले लिखूँगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खाली तीनों का भी कॉम्बिनेशन आना चाहिए। इस तरीके से ये मुझे मिल गया है I1, ये पॉइंट यहाँ आपने नोट करना है। तो ये वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख ली है। ओके राइट, I1 हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें चाहिए I2। तो I2 के लिए मुझे I1 एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो ये कोएफिशिएंट इसे मल्टीप्लाई करेगा और इसका कोएफिशिएंट इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा। तो I1 R1 प्लस R3 इंटू R3, ये RT इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस I2 R3 स्क्वेयर होगा, ये R3 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू E1 R3 होगा, E1 R3। और अब ये कोएफिशिएंट इसे मल्टीप्लाई करेगा, तो I1 इंटू R1 प्लस R3 इंटू R3 प्लस I2 इंटू R2 प्लस R3 इंटू R3 इज इक्वल टू यहाँ मिलेगा E2 इंटू R1 प्लस R3, ये कोएफिशिएंट ने इसको मल्टीप्लाई किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है, सॉरी R2 प्लस R3, और ये यहाँ इसको R1 प्लस R3 मल्टीप्लाई करेगा और ये टर्म इस तरीके से बनेगी। अब अगर इसको हम माइनस करते हैं तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, या मैं थोड़ा उल्टा कर लेता हूँ, ऊपर वाली टर्म्स माइनस करूँगा, ये माइनस और ये माइनस करूँगा, तो अब क्या मिलेगा, ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगी और यहाँ I2 कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ R1 R2 प्लस R1 R3, ये R1 ने R2 को मल्टीप्लाई किया, R3 को मल्टीप्लाई किया, अब बची R3 की बारी, प्लस R2 R3 प्लस R3 स्क्वेयर होगा, ये R3 इसको मल्टीप्लाई करेगा और ये माइनस R3 स्क्वेयर होगा और यहाँ इज इक्वल टू E2 इंटू R1 प्लस R3 माइनस E1 R3 होगा, तो ये R3 स्क्वेयर कैंसिल होगा और I2 की वैल्यू मुझे मिलेगी, I2 इज इक्वल टू E2 इंटू R1 प्लस R3 माइनस E1 R3
डिवाइडेड बाय ये दोनों का पेयर है, आप देख सकते हो, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3, ये मिल गया है मुझे I2। तो यहाँ लिखूंगा मैं I2 इज इक्वल टू, यहाँ फिर से लिखता हूँ मैं E2 R1 प्लस R3 माइनस E1 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। तो ये I1 भी मुझे मिल गया, I2 भी मुझे मिल गया है। अब मुझे चाहिए करंट इन ब्रांच FC, करंट इन ब्रांच FC, तो ये आता है I1 प्लस I2। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, R1 R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 R3, और ये अगर हम ऐड करेंगे E1 R1 यहाँ है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा E1 R1, यहाँ E1 R3 है, यहाँ माइनस E1 R3 है, ये कैंसिल होगा, E2 R1 रहेगा और E2 R3 इस E2 R3 के साथ कैंसिल होगा, प्लस यहाँ मिलेगा E2 R1। तो ये आपको इस ब्रांच का करंट मिल गया है। ये फॉर्मूला करके आप यूज कर सकते हो, इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। E1 R2 प्लस E2 R1 करेक्ट आहे, उसी तरीके से ये क्वेश्चन। ओके, आता हा एवढा मोठा प्रॉब्लेम आपण सोडवलेला आहे। तुम्ही म्हणाल की सर एवढा प्रॉब्लेम परीक्षेत सोडवायला आम्हाला किती वेळ लागेल? काही नाही, आपल्याला MCQ साठी एक शॉर्टकट ट्रिक आपण इथे फॉलो करणार आहेत आणि ती लक्षात ठेवायची आहे। काय करायची आहे ते शॉर्टकट ट्रिक काय आहे, मला ह्या एक्सटर्नल रेजिस्टन्सेसमधला करंट फाइंड आउट करायचा आहे। नोट करा मी ज्या गोष्टी सांगतोय ते, एका वेळेस एक सेल जर मी प्रेझेंट कन्सिडर केला असता, हा नाही आहे असं मी कन्सिडर केलं, तर हा सेल असा अँटी क्लॉकवाईज करंट ह्याच्यामध्ये सेंड करणार आहे, म्हणजे F कडून C कडे सेंड करणार आहे, आणि हा सेंड जर ॲबसेंट असेल तर याचाही करंट F कडून C कडे येणार आहे, म्हणजे दोघांच्याही करंटची डायरेक्शन सेम आहे। अशा केसमध्ये करंट पॉझिटिव्ह घ्यायचा आणि मग FC ब्रँचमधला करंट I जो आहे, किंवा त्याला आपण I1 प्लस I2 नाव दिलेलं आहे, I1 प्लस I2, किंवा तुम्ही त्याला I3 पण म्हणू शकता, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, आणि लक्षात ठेवायचं E1 R2 प्लस E2 R1 आणि डिवाइडेड बाय ह्या प्रत्येकाच्या दोघांचं कॉम्बिनेशन घ्यायचं, प्रॉडक्ट घ्यायचं आहे, म्हणजे R1 R2 येईल प्लस R2 R3 येईल आणि प्लस R1 R3 येईल। अशा पद्धतीनं तुम्हाला त्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन डायरेक्टली एक्सटर्नल रेजिस्टन्समधला करंट काढता येतो। व्हॅल्यू घेऊन एखादं एक्झाम्पल मी पुढे तुम्हाला दाखवू शकतो गरज पडली तर। आणि नेक्स्ट मला पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस FC विचारलेलं असतं, VFC, तर VFC इज इक्वल टू, ह्यालाही टेक्निक सांगतो आहे, E1 अपॉन R1, म्हणजे हा सेल एकटा असता असं कन्सिडर करायचं, E2 अपॉन R2 हे दोघांचे करंट आले आणि डिवाइडेड बाय, आता इथे हे I1 प्लस I2 आहे थोडक्यात सांगायचं तर, आणि इंटू इथे इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स घ्यावा लागेल, तर इथे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, हे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हाला सोडवता येईल। म्हणजे काय करायचं, हा सेल आणि त्याचा रेजिस्टन्स याचं डिव्हिजन, हा EMF हा रेजिस्टन्स याचा डिव्हिजन, आणि हे तीन रेजिस्टन्सेस पॅरललमध्ये असं कन्सिडर करून, म्हणजे त्यांचा इक्विव्हॅलंट थोडक्यात V इज इक्वल टू IR घेतो आपण, V इज इक्वल टू IR, तर हा I येणार आहे, आणि R म्हणजेच इथे यांचा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स RP 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आला असता, तर इथे RP घ्यायचा आहे मला, I इंटू RP, तर ह्याला याचा रेसिप्रोकल म्हणजे 1 अपॉन हा इथे खाली येतो। अशा पद्धतीनं हा क्वेश्चन सोडवता येतो। ही मेथड लक्षात ठेवा, हे महत्त्वाचं आहे कारण हे पुस्तकांमध्ये पण दिलेलं आहे। ओके, थँक्यू। जर हे नाही समजलं तर मला पुन्हा पर्सनली कॉन्टॅक्ट करा, त्याचं सोल्युशन मी तुम्हाला डिटेलमध्ये अजून सांगू शकतो, परंतु मी जवळपास सगळे इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे।